अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। प्रदेश सरकार से मिलने वाली किसानों के लिए आर्थिक सहायता, अमरूद के बाग में लगने वाले रोगों का नियंत्रण, अधिक उपज हेतु गेहूं की SWI विधि से खेती पर जानकारी, किसान को सफल खेती के लिए विभिन्न आदानों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए किसानों को अधिक धन व्यय करना पड़ता है और छोटे और मझोले किसानों के पास इतनी पूंजी नहीं होती है कि वो एक बार में अधिक धन व्यय कर सकें। इसीलिए हमारी सरकार इनके लिए समय समय पर उपयोगी योजनाओं को लागू करती रहती है। तो हमारे किसान कौन कौन सी योजनाओं का लाभ इस समय उठा सकते हैं, आइए जानते हैं फतेहपुर के उप कृषि निदेशक GC कटियार से। जो रबी की तैयारियां हैं यहाँ पर, तो उसके तहत जो भी रबी के बीज हैं, गेहूं है, चना है, मटर है, मसूर है, ये सारे के सारे बीज कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। लेकिन इस बार जो व्यवस्था है किसानों में बीज वितरण की, उसके लिए तैयारी ये की गई है कि किसानों को जो अनुदान देना है बीजों पर, वो सारा का सारा अनुदान किसानों को उनके खातों में दिया जाएगा DBT के तहत। और इसके लिए भारी संख्या में जो भी इच्छुक किसान थे उनको पंजीकरण कराया गया है और अभी भी पंजीकरण किसान भाई करा रहे हैं और हम उन पंजीकृत किसानों को ही बीज देंगे और उनको जो अनुदान है वो उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। कृषि विभाग की योजनाएं हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये पंजीकरण था जो DBT के तहत हम अनुदान देंगे। दूसरा जो सबसे बड़ी जनपद फतेहपुर में योजना चल रही है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चल रही है, जिसके तहत दलहन में जो भी हम बीज किसानों को देंगे उस पर 2500 रुपये कुंटल पर छूट देंगे, जो 10 साल तक की प्रजातियां हैं। और इसमें राज्य सरकार द्वारा भी 800 रुपया प्रति कुंटल 10 साल तक की प्रजातियों पर देय होगा। इसके साथ साथ 1500 हेक्टेयर चने का क्लस्टर प्रदर्शन कराया जा रहा है, जिसमें एक किसान को 1 हेक्टेयर और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की हम कृषि निवेश देंगे और ये निःशुल्क कृषि निवेश हम लोग किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ इस योजना में जो हमारे कृषि यंत्र हैं वो बड़े सुगमता से किसानों को प्राप्त हो सकते हैं, जिसमें रोटावेटर है 35,000 रुपये अनुदान है, पंप सेट 10,000 रुपये अनुदान है, सीड ड्रिल है उसमें 15,000 रुपये अनुदान है। ट्रैक्टर पे अनुदान नहीं, ट्रैक्टर के लिए अलग स्कीम है। तो इस तरह से इस पर ये अनुदान है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जिनको हमारे यहाँ से कोई भी कृषि निवेश लेना है उनको पंजीकरण कराना है। और पंजीकरण में भी कृषि यंत्रों में भी हम लोग जो किसान जिस क्रम में आते हैं पंजीकरण कराते हैं, पहले आओ और पहले पाओ, इसी सिद्धांत पर हम लोग इनका कराते हैं। एक तीसरी स्कीम है सिंचाई के पाइप हैं और HDP पाइप हैं, स्प्रिंकलर सेट हैं, इन सब पर भी हम लोग अनुदान किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। मिट्टी के परीक्षण के बारे में इस बार
बहुत बड़ा अभियान चल रहा है मिट्टी के परीक्षण के लिए। और 5 दिसंबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम लोग जितने भी नमूने टेस्ट हो जाएंगे उनके रिजल्ट हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों में बांटेंगे। और उद्देश्य यही है कि किसानों को संतुलित उर्वरक का प्रयोग किसान कर सकें और मिट्टी का परीक्षण करके ही ये संभव है। फसल बीमा जनपद फतेहपुर में मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू है। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 10 जनपद जो प्रदेश के हैं उनमें लागू है, उसमें एक जनपद फतेहपुर भी है। इसमें किसानों को अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें आगे आवें और जिनके केसीसी बने हुए हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बने हुए हैं और क्रॉप लोन किसान ले रहे हैं, उनके लिए अनिवार्यता ये बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो स्वतः बीमा करावें। और इसकी अंतिम तिथि 15 दिसंबर रहेगी। जहां अन्य जिलों में संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू है, वहां पर इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसको 15 दिसंबर रखा गया है, तो 15 दिसंबर तक ही किसान भाई लोन ले लें और जो किसान भाई लोन ले लेंगे उनको इसके तहत कवर कर दिया जाएगा। और निर्देश दिए गए हैं बैंकों को कि 15 दिसंबर तक प्रत्येक दशा में पैसा काट करके और संबंधित बीमा कंपनी जो टाटा AIG जनपद के लिए नियुक्त है उसको दे दिया जाए। पिछले हमारे जो खरीफ में था उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और 54,500 किसानों को कवरेज प्रदान किया गया है। और जो जैसा आपको पता है कि खरीफ में बहुत क्षति हुई है और हमें उम्मीद है कि करीब 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच में मुआवजा मिलने की संभावना है, जो कि इस मंडल में सर्वाधिक है और प्रदेश में भी कोई न कोई इसका स्थान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई संपर्क करें हमारे उप कृषि निदेशक कार्यालय जो कि बाईपास रोड फतेहपुर पे है और जिला कृषि अधिकारी कार्यालय जो कि विकास भवन में है। इस प्रकार किसान भाई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं कृषि विभाग के निरंतर संपर्क में रहते हुए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अमरूद के बाग में लगने वाले रोगों का नियंत्रण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने इस समय अमरूद के बाग लगा रखे हैं, उनके फल वृक्षों में इस समय विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा होगा। अतः वो इन फल वृक्षों से अधिक पैदावार प्राप्त करने हेतु किस तरह से करें इनके रोगों का नियंत्रण, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं दिलीप नगर कानपुर देहात के डॉक्टर अभिमन्यु यादव से। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमरूद का एक फलों में विशेष महत्व है और इसकी बागवानी देश के हर कोने पर लगभग की जाती है, परंतु विभिन्न तरह की बीमारी व कीड़ों के कारण से हमारी फसल से या बाग से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हमें समय से प्रबंधन करना आवश्यक है। इस तरह की जो समस्याएं हैं उनमें से प्रथम है उकठा रोग। ये उकठा रोग अमरूद की सबसे गंभीर तथा विनाशकारी बीमारी है। बीमारी के लक्षण वर्ष भर दिखते हैं। रोगी के पौधों की पत्तियां भूरे रंग की होकर मुरझा जाती हैं तथा छाल फटने लगती है। प्रभावित वृक्षों की टहनियां एक एक करके तेजी से सूखने लगती हैं तथा पूरा पेड़ सूख जाता है। जिन स्थानों पर भूमि का pH मान 7.5 से अधिक होता है, वहां पर ये रोग और अधिक लगता है। भूमि में अधिक नमी भी बीमारी को फैलाने में सहायक होती है। अतः इस बीमारी को रोकने के लिए रोग से ग्रसित टहनियों को 15 से 20 सेंटीमीटर हरे भाग सहित काट कर जला देना चाहिए तथा रोगी पौधों के चारों तरफ वर्ष में 4 बार मार्च, जून, सितंबर व दिसंबर में थाले की गुड़ाई करके वहां पर फफूंदनाशक जैसे ट्राइकोडर्मा पाउडर
की 250 ग्राम मात्रा 5 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ मिलाकर, या दूसरे जो रासायनिक फफूंदनाशक हैं कार्बेंडाजिम 2 से 2.5 ग्राम मात्रा 2 किलो मिट्टी में मिला करके थाले के चारों तरफ मिला देना चाहिए और गुड़ाई कर देना चाहिए। थालों में नमी होना जरूरी है, जिससे कि बीमारी का कंट्रोल अच्छे ढंग से या नियंत्रण अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इसके अलावा एक बात का और ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम नए बाग का रोपण करें उस समय व्यावसायिक किस्मों से, जैसे लखनऊ 49 जिसको सरदार प्रजाति भी कहते हैं, का चयन करना चाहिए, क्योंकि यह प्रजाति उकठा रोग से रोगरोधी प्रजाति है। और इसी तरह से नए बाग लगाते समय गड्ढों को फार्माल्डिहाइड या थीरम से उपचारित कर लेना चाहिए। इस तरह से आप प्रबंधन करके इस बीमारी को रोक सकते हैं। इस समय फल लगे हुए हैं जिसमें प्रायः देखने को मिलता है कि फल बेधक कीड़ा बहुत जोरों से फलों को नुकसान कर रहा है और इसके गिडार द्वारा फल की वृद्धि में विविध अवस्थाओं में फल में अंदर गूदा खा करके हानि पहुंचाया जाता है। फलों में इसका प्रकोप अधिक होता है, वह आमतौर पर सूख कर गिर जाते हैं। इस कीट की समस्या से बचने के लिए या इसकी वृद्धि को रोकने के लिए फास्फेमिडान 0.01% या डाइक्लोरोवास 0.1% अथवा नीम तेल 3% का 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर यदि छिड़काव किया जाए तो इस समस्या से नियंत्रण या प्रबंधन हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे जो कीड़े की आप देख रहे हैं, इसमें छाल खाने वाला इल्ली या बार्क ईटिंग कैटरपिलर होता है। पौधों की मुख्य तथा अन्य शाखाओं की छाल में छेद बनाकर छाल को खाकर पौधों को कमजोर कर देते हैं। इसके द्वारा छेद के पास छोड़े गए भूरे काले अवशेष के प्रकोप को पहचाना जा सकता है। इसकी रोकथाम के लिए अवशेषों को साफ करके तथा तने में बनी सुरंग में क्लोरोपाइरीफार्म या मिट्टी का तेल या पेट्रोल या डाइक्लोरोवास की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके उसमें रुई डुबो करके जब पौधे में छेद पर ये भर दिया जाए और ऊपर से गीली मिट्टी से लेप लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए छेद को, तो इस कीड़े से अच्छा नियंत्रण किया जा सकता है। इस तरह से हम अमरूद में विभिन्न रोग व कीड़ों की समसामयिक प्रबंधन करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अधिक उपज हेतु गेहूं की SWI विधि से खेती पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के किसान गेहूं की खेती व्यापक क्षेत्र में करते हैं, लेकिन गेहूं की SWI तकनीक से खेती करके किसान भाई कम लागत में अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, गेहूं की खेती की ये SWI विधि क्या है, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं आत्मा परियोजना के तकनीकी प्रबंधक राजवीर सिंह तोमर। मैं आज आपको गेहूं की सघनता पद्धति के बारे में डिटेल में पूरे विवरण से जानकारी देना चाहूँगा। इस पद्धति से गेहूं लगा के किसान भाई जो साधारण विधि होती है उसकी अपेक्षा 1.5 से 2 गुना तक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम इसमें खेत की तैयारी करते हैं। अपन जो खेत की तैयारी जो साधारण गेहूं में करते हैं उसी हिसाब से श्री विधि के लिए गेहूं की तैयारी में भी उसी तरीके से खेत की तैयारी करेंगे। इसमें पिलाऊ से पहले एक जुताई करते हैं, फिर 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करेंगे। पाटा लगाकर खेत को नमी संरक्षित करने के लिए तैयार कर देंगे। और इसके बाद मुख्य स्टेप जो इसका है वो केवल इसमें जो तकनीक परिवर्तन है वो अपन बीज उपचार के द्वारा करते हैं। बाकी सारण विधि है उसी हिसाब से सब चलता रहेगा। तो इसमें अपन 1 एकड़ के लिए 10 किलोग्राम गेहूं का बीज लेंगे, जो किसी भी वैरायटी का हो सकता है। अब 10 किलोग्राम जो अपन बीज लेंगे, इसको 20 लीटर पानी जो है ना उसको गुनगुना करेंगे। पानी इतना गुनगुना करेंगे कि उसमें अपन हाथ डालें तो जले ना। उस गुनगुने पानी में 10 किलोग्राम बीज को अपन डालेंगे, जिससे क्या होगा, कटा फटा बीज और जो हल्का बीज होगा वो पानी में ऊपर उतराने लगेगा, उसको अपन हटा देंगे। उसी 20 लीटर पानी में अपन 4 किलोग्राम गुड़ कूट के डाल देंगे, इससे वो घुल जाए। उसी में 5 लीटर गौमूत्र देसी गाय का डालेंगे अपन, और 5 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट खाद
को डाल के दोनों हाथों से अच्छी तरीके से रगड़ के उसको मिला देते हैं और शोधन के लिए उसको 6 से 8 घंटे तक पानी के पात्र में ही रखा छोड़ देंगे। 6 से 8 घंटे पश्चात उस पूरे मिक्सचर को अपन एक सूती कपड़े में या टाट के बोरे में निकाल लेंगे और उसको बीज सहित उसको एक पोटली बना के एक खूंटी पर टांग देंगे। इससे क्या होता है कि जो रात भर के लिए प्रक्रिया को छोड़ देंगे, इससे क्या रहेगा, जो पानी उस बीज में है वो बूंद बूंद करके नीचे निथर जाएगा और बीज में पानी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, इससे सड़न उत्पन्न नहीं होगी। अब अपन इस को 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे, इससे रात भर के लिए बीज टंगा रहेगा और सुबह इसको जो खेत अपन ने बोने के लिए तैयार किया है उसमें ले जाएंगे और इसको बीज को छायादार स्थान पर थोड़ा फैला के और एक कार्बनडाजिम जो फफूंदनाशक दवा रहती है, जिससे क्या है इसमें फफूंद की समस्या न रहे, उसको 20 ग्राम कार्बनडाजिम दवा को इसमें भुरक के अच्छे तरीके से दोनों हाथों से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसमें हम डिबलर विधि से इसको SWI को जो सघनता पद्धति है गेहूँ को, उसको डिबलर से किसान भाइयों के बीच में लेके आए हैं। इस विधि को पहले धान की जो रोपाई पद्धति होती थी उसी तरीके से हाथ से लगवाते थे, उसमें थोड़ा कठिनाइयाँ रहती थी, किसान भाई उतना प्रेफर नहीं करते थे। तो अब हम इसको क्या है डिबलर के माध्यम से हम लगवा रहे हैं। इससे क्या है कि कम समय में ज़्यादा एरिया जो कवर हो जाता है और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसमें। कि जो साधारण विधि से गेहूँ उत्पादन जो करते हैं अपन, उसकी अपेक्षा इसमें 1.5 से पौने 2 गुना तक अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसमें मुख्यतः जो है ना डिबलर है, उसमें एक जो बॉक्स है उसका, उसमें बीज को भरते हैं अपन उपचारित बीज को, दूसरे बॉक्स में खाद को भर लेते हैं। इससे क्या है खाद और बीज दोनों एक पर्याप्त दूरी पर गिरता है, इससे क्या है पौधे को उचित मात्रा में खाद मिल जाता है। अब क्या रहता है जो डिबलर से अपन लगा रहे हैं उसमें प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 6 से 8 इंच तक रखते हैं, जिससे क्या है कि पौधे के 2 पौधों के बीच में पर्याप्त दूरी रहने से उसमें वायु संचार पर्याप्त रहता है और उसमें जो कल्ले निकलते हैं वो अधिक मात्रा में निकलेंगे, जिससे क्या है कि पौधा अधिक सुदृढ़ रहेगा और हवा और जो पौधे लॉजिंग की समस्या होती है, गिरने की समस्या होती है, वो इस विधि से पौधों में नहीं आती है। इस विधि से फसल गिरती नहीं है। अब इसमें क्या है जो सिंचाई की बात करेंगे अपन, तो सिंचाई जो साधारण पद्धति से गेहूं में अपन 20 से 21 दिन में जो देते हैं, सियारी अवस्था रहती है 21 दिन पर ही अपन प्रथम सिंचाई देते हैं। प्रथम सिंचाई के बाद जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है, इंटरकल्चर ऑपरेशन में चूँकि अपन 2 रो के बीच में कूनोमीटर चला के भी खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त रासायनिक उपचार में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए अपन मेटसल्फ्यूरान और शकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए जैसे गेहूं सा के लिए सल्फोसल्फ्यूरान का उपयोग करके वीडीसाइड के द्वारा इनका खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ जो दूसरी सिंचाई रहती है वो निश्चित अवस्था पे 40 से 45 दिन पे देते हैं। इसी प्रकार से जो 3 पानी वाले गेहूँ हैं उनमें 3 या 4 पानी वाले जो वैरायटियाँ हैं उनमें 4 पानी दे के 4 सिंचाई लेके अपन पर्याप्त उत्पादन में गेहूं का उत्पादन ले सकते हैं। जो डिबलर जिनके पास उपलब्ध नहीं है और उनको कोई और तकनीकी मार्गदर्शन या कोई समस्या आ रही है SWI के बारे में, तो वो अपने जिले के विकास खंड लेवल पे कृषि विभाग के अधिकारियों और आत्मा परियोजना के समस्त अधिकारियों से संपर्क करें। वो आपको विधि की पूरी जानकारी कराएंगे और आपके खेत पे जाके SWI पद्धति से गेहूं लगवाने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ जो डिबलर मशीन है वो आपको आत्मा परियोजना के द्वारा और कृषि विभाग के द्वारा प्रदान की जाएगी, जिसमें आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है कुसुम्भी उन्नाव के हरिओम रावत ने। आपने सेम की फसल में लगने वाले कीट और बीमारियों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। रबी के मौसम में सेम की सब्जी भी किसान भाई बहुत तादाद में लगाते हैं। किसान भाइयों, सेम की अच्छी पैदावार लेने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 2-3 प्रकार के कीट आते हैं, जैसे माहू आप जानते ही हैं, जिसको चैंपा के नाम से भी जाना जाता है। माहू यह
सेम की फसल पर जब ठंड होती है, जब शीतलहर चलती है, तब इसका प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। माहू फूल पर और फूल के नीचे टहनियों पर चिपक जाता है और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती जाती है। जैसे ही इसके माहू के लक्षण शुरुआत की अवस्था में दिखाई देने लगे, किसान भाइयों, आप इसके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट या मेलाथियान या ऑक्सीडेमोटान मिथाइल, इन तीनों में से कोई भी एक दवा ले लें। 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव कर देंगे तो सेम की अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। इसके अलावा एक कीट और आता है, फली छेदक कीट। फली छेदक कीट, यह कीट पत्तियों के अलावा फलियों में अंदर घुसकर उनके बीजों को और फली को खाना शुरू करता है, जिससे हमें उत्पादन में काफ़ी नुकसान होता है और इसकी जो गुणवत्ता है वो भी प्रभावित होती है। अगर इस प्रकार का कीट सेम की फसल में दिखाई दे, आप कार्बोरिल जो एक दवा आती है, 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, सेम की फसल में एक जीवाणु जनित झुलसन रोग भी लगता है। यह रोग भी सेम की फसल को काफ़ी हानि पहुंचाता है। इसमें पत्तियों पर जल शक्ति युक्त छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, गहरे भूरे रंग के धब्बे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और बाद में ये फली पर भी दिखाई देने लगते हैं। फली में गलाव होना शुरू हो जाता है, फलियां लाल और थोड़ी सी पीली भूरे रंग की होने लगती हैं और जहाँ पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं वहाँ से उनमें सड़ान शुरू हो जाती है और वो सड़ जाती हैं, उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो जाती है। इस प्रकार के अगर लक्षण दिखाई दें तो किसान भाइयों, इसमें कोई भी कापर युक्त फंजीसाइड जैसे बिलीटॉक्स 50 नाम का एक फंजीसाइड या कवकनाशी बाजार में उपलब्ध है, या बोर्डो मिश्रण जो आप घर पर भी आसानी से आप बना सकते हैं। बोर्डो मिश्रण 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव 10-10 दिन के अंतर से करें, या बिलीटॉक्स 50 जो दवा है वह भी 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 10-10 दिन के अंतर से छिड़काव करेंगे तो इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें एक रोग और आता है जिसे एंथ्रेक्स नोज नामक रोग से भी जाना जाता है। यह रोग पत्तियों पर बाहरी हिस्से से शुरू होता है और यह पत्तियां धीरे से सिकुड़ती हुए गहरे पीले भूरे रंग की होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे यह रोग जो है फलियों पर चला जाता है। फलियां भी जो है पीले और गहरे भूरे रंग की दिखाई देने लगती हैं। जहां पर रोग के लक्षण दिखाई देते हैं वहां पर ये पत्तियों के जो टिश्यू हैं वो मर जाते हैं, या फली जहाँ जो हरा भाग है वो बहुत गहरा भूरा हो जाता है और वो उस रोग के कारण मर जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए कोई भी कापर युक्त फंजीसाइड या बोर्डो मिश्रण 1% बोर्डो मिश्रण 10-10 दिन के अंतर से 2-3 बार छिड़काव करेंगे, रोग जो है रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा और आपकी फसल का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा, गुणवत्ता भी इसमें आपको अच्छी मिलेगी। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है छाता बलिया के उदय प्रताप यादव ने। आपने आलू की फसल में बीमारियों के निदान पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ भी आलू की जल्दी शीघ्र बुवाई होती है वहाँ आलू की फसल में जो समस्या अक्सर देखने में आती है, लगभग 1 महीने का जैसे ही आलू की फसल होती है वैसे ही उनके पत्ते जो हैं वो हल्के से कत्थई कलर के उसमें दाग धब्बे आने लगते हैं। उस बीमारी को हम जो है वो झुलसा बीमारी कहते हैं और अगेती झुलसा बीमारी के नाम से वो जानी जाती है। और ये धब्बे अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें गोल गोल छर्रे टाइप के गोल गोल जो है कहना चाहिए कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं इसमें, वो हमें दिखाई देने लगती है। तो जब हमें लक्षण इस तरह के दिखाई देते हैं तब हम ये जान लें कि ये बीमारी हमारी जो है वो अगेती झुलसा रोग है और ये एक फंगस की वजह से होती है। इस फंगस के उपचार के लिए हमें मैंकोजेब
या जिसे हम डायथेम M45 कहते हैं, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाएं और उसका घोल बना करके हमें फसल पर छिड़काव करना चाहिए। इसके पश्चात आलू में जो एक और बीमारी आती है वो होती है पिछेती झुलसा रोग। ये जो पिछेती झुलसा बीमारी है ये ऐसे समय पे आती है जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, लगभग 90% से अधिक हमारे वातावरण में नमी हो और तापक्रम कम हो। ऐसे में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिली है। ये जो पिछेती बीमारी है, झुलसा बीमारी है, इसमें पत्तियों पर काले काले से धब्बे दिखाई देते हैं और पत्तियां कहीं कहीं मुड़ी हुई या सूखी हुई सी गिरने भी लगती हैं। धीरे धीरे जब ये समस्या बढ़ती है तो वो ही धब्बे जो है वो थोड़ा सा वाटर सोक्ड टाइप के, गिलगले टाइप के जो है धब्बे दिखाई देने लगते हैं और ये बीमारी बहुत ही तीव्रता से पूरे फसल पर फैलती जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले समस्या को देखें और प्रारंभ में ही यदि इसका निदान हम कर लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक इस बीमारी से निपट सकते हैं। इसमें भी जो दवा आपको इस्तेमाल करनी है उस दवा का नाम है डायथेम M45 या जिसे मैंकोजेब कहा जाता है। इसके बाद जो मैंकोजेब की डोज है वो भी सेम है, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में हम छिड़काव करके इस बीमारी के लिए इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त एक और फंजीसाइड है, वो है करजेट M8। करजेट M8 इसकी भी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके इस बीमारी के लिए स्पेशली हम जो है छिड़काव कर सकते हैं। और जब भी इस तरह का आपको कहीं भी लक्षण दिखाई देता है तो यदि पास में आपके कोई कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि महाविद्यालय है या अन्य वैज्ञानिक हैं तो आप उनको दिखा करके अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सरसों की फसल में लगने वाले विभिन्न कीटों का नियंत्रण, अधिक शहद प्राप्त करने हेतु मौन बक्सों में किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।